हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट लॉ के आगे का मतलब सेकेंड लॉ से रिलेटेड कुछ चीजें जो कि आपको कैरनाट पे क्वेश्चन मिल जाते हैं, हर साल आते हैं ये क्वेश्चन। ये देखिए एग्रीकल्चर में आया हुआ है, मैथ में शायद पिछली बार नहीं आया था लेकिन उसके पिछली बार आया हुआ है। तो ये हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने को, और बहुत ही आसान होता है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यही सब जो क्वेश्चन होते हैं हम वही चैप्टर उठा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं जो कि आपके मार्क्स को इंप्रूव कर सके। अब जैसे क्या है कि हम केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है, लेकिन उसमें अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता है तो उसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम और गलत भी होने का चांसेस रहता है। तो हम जब देखेंगे केमिस्ट्री को तो हम बेसिक से ही चलेंगे, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे चैप्टर को पहले देख ले रहे हैं कि जो कि आपको मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्प मिल सके, ठीक है। और क्या है कि अगर एग्रीकल्चर या मैथ वाले जो पेपर होते हैं उनमें कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, तो हम मैथ का भी अगर क्वेश्चन करा रहे हैं तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये दोनों में पेपर आया हो, मतलब दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है इसी टाइप्स के। तो हम देखिए एक ही कॉन्सेप्ट से दोनों में करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट में कोई भी अलग चीजें नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए, और एग्रीकल्चर के लिए कुछ अलग से तैयार भी नहीं करना रहता। बस करना क्या रहता है कि आप सिंपल सिंपल चीजों को अब देख ले, क्योंकि मैथ में थोड़ा सा हार्ड आती है बट एग्रीकल्चर वाले पेपर में आपको चीजें वही रहेगी, मतलब क्वेश्चन उसी टाइप के रहेंगे बट थोड़ा आसान रहते हैं, तो आप इजी से कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैथ के लिए अलग से पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के लिए अलग से पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट एक ही है, एक ही समय से मतलब एक ही टाइम में आप सॉल्व भी कर पाएंगे। थोड़ा सा आपका रिलेटिवली एक देखा जाए तो एग्रीकल्चर का पेपर थोड़ा इजी रहता है, इसलिए आपका कट ऑफ भी हाई रहता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस आप सॉल्व कीजिएगा और कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो 25 नंबर का मतलब 25 क्वेश्चन जो आता है वो आप 5 साल का पेपर में सॉल्व कर लीजिएगा, और इन सब जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है वो आप मैथ या एग्रीकल्चर दोनों से सॉल्व कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने कल बताया भी था कि जो हम फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव लॉ, क्वांटिटेटिव। यहां पे देखिए अब एनर्जी क्वालिटी की बात आने लगी है, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि जैसे ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट है तो इससे पता चलेगा कि कितना हमारा वर्क मिला है, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो ये पता चल जाएगा कि बस क्यू से यहाँ पे मतलब वर्क मिला, ये नहीं पता चलेगा कितना वर्क मिला है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ में या अब जो पढ़ेंगे उसमें क्वालिटी की बात करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है इस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे जैसे एनर्जी क्वालिटी को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे दो चीज होती है। पहली होती है कि लो ग्रेड और एक होती है हाई ग्रेड, ठीक है। हाई ग्रेड कब बोलेंगे, जब हमारा वो चीज जैसे हमने हीट तो बहुत सारे मतलब हीट हमने मान लीजिए कि हीट 50 जूल है, ठीक है, बट वर्क क्या होता है हमें 50 जूल वर्क नहीं मिलता, हमें कुछ कम मिलता है। जैसे मान लीजिए 30 जूल मिला, ठीक है। तो ये जो 20 जूल आपका जो एक्स्ट्रा मतलब आपका ये क्या हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो यही इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हाई ग्रेड, मतलब जो हमारा वर्क में कन्वर्ट हो जाए। जो 30 जूल होता है उसको हम वर्क बोलते हैं या पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं या काइनेटिक एनर्जी। ये सब हमारी क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी है। मतलब 50 जूल तो एनर्जी था स्टार्टिंग में बट हमें मिला कितना, 30 जूल। तो ये हमारा जो हीट होता है वो लो ग्रेड बोलते हैं, क्योंकि ये जो 50 है ये डायरेक्ट 50 में नहीं कन्वर्ट हो जाता है। इसमें 20 जो होता है वो सराउंडिंग में होता है, 30 आपका वर्क में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए हीट से डायरेक्ट जैसे हीट से वर्क में पूरा नहीं कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 है तो ये 30 ही मिलेगा या 35 मिलेगा, ठीक है। 20 आपका सराउंडिंग में चला जाता है या 15 सराउंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लो ग्रेड एनर्जी, कि ये पूरा कन्वर्ट नहीं हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम इसकी बात करें वर्क की या पोटेंशियल एनर्जी की या काइनेटिक एनर्जी की, तो ये हमारा जो ऑब्टेन्ड होता है ये हमारा प्योर वर्क होता है। मतलब आपको एनर्जी मिल रही है इस चीज से, 50 जूल से यहाँ 30-35 जूल यहाँ पे मिल रही है, तो इसको हम बोलते हैं हाई ग्रेड, इसको लो ग्रेड बोलते हैं, ठीक है। अब लो ग्रेड है तो इसमें भी अब दो चीज डिवाइड कर लेते हैं इसको दो टर्म में, कि अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी। तो अवेलेबल एनर्जी मतलब कि जो आपका 30 जूल मिल रहा है, ठीक है, जो आपका वर्क हो रहा है अवेलेबल है, मतलब आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे अनअवेलेबल मतलब 20 जूल एनर्जी जो आपका सराउंडिंग में एक तरह से देखा जाए तो चला गया है, जो कि वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये सराउंडिंग में चला गया। तो सराउंडिंग से तो हमें मतलब नहीं है, हमें तो सिस्टम से देखना रहता है कि हमारा जो सिस्टम है जैसे 50 जूल है तो इससे कितना हमारा जितना से मैक्सिमम वर्क मिल सके उतना हमें अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जैसे आपने मेहनत किया 50
मतलब 50 रुपए की, ठीक है, आपको मिला मजदूरी कितने का, 30 रुपए का, तो आपको अच्छा नहीं ना लगेगा। तो कुछ अब ऐसा भी नहीं है कि आप 50 का किए हैं तो आपको 50 मिल ही जाए, कुछ कम ही मिलता है हर जगह। तो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि 50 में से अगर 50 मिल गया तब तो आपका बेस्ट है, बट होता नहीं है प्रैक्टिकली में देखा जाए तो, ठीक है। तो कुछ अवेलेबल एनर्जी मतलब कुछ कम मिलता है तो 30 जूल मान लेते हैं, और 20 जूल आपका इधर उधर से कट जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका लो ग्रेड। लो ग्रेड में दो तरह से डिवाइड करते हैं, अवेलेबल जो कि आपका बचा हुआ है, जो कि वर्क बोलेंगे इसको, या अनअवेलेबल जो कि आपका सराउंडिंग में चला जाता है, ठीक है। जो हमारा वर्क होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, इसको हम बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ ये चीज समझने वाली थी, कभी पूछेगा नहीं, बट अगर पूछ लिया तो इसको बोल सकते हैं कि लो ग्रेड इसको बोलते हैं, हीट को बोलते हैं, और हाई ग्रेड वर्क को बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को, काइनेटिक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर क्यू से डब्ल्यू अगर कन्वर्ट करे तो आपका पूरा नहीं आ जाएगा। जैसे ये 50 है तो ये 50 पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, कुछ कम होगा, लेस देन 50 होगा। बट अगर वर्क से अगर डब्ल्यू से क्यू जाए तो ये 30 है, आपका 30 वर्क मिला है तो ये मिल जाएगा 30 जूल, ठीक है। तो ये इसलिए आपको बोलते हैं इसको हाई ग्रेड और इसको लो ग्रेड, ठीक है। ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा वर्क, बट ये हीट आपका वर्क में पूरा नहीं कन्वर्ट होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर क्यू हीट में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, या डब्ल्यू मतलब वर्क आपका हीट में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट में तो क्यू से डब्ल्यू पूरा नहीं करेगा, तो इसको हम कैंसिल मारेंगे, मतलब पूरा नहीं होगा तो। और डब्ल्यू से क्यू अगर 30 जूल है तो ये 30 जूल कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हाई ग्रेड बोलते हैं, इसको क्यू को लो ग्रेड बोलते हैं। तो ये चीज समझने की थी, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब हम आ जाते हैं, कुछ नया टर्म मिलेगा आपको सुनने को, तो उसको हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे मतलब समझेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे। तो कुछ आप सुने होंगे रिजर्वायर जैसे कुछ टर्म, ठीक है। तो रिजर्वायर का होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ है, मतलब स्टोरेज टाइप का बोलते हैं इसको, या इससे बोल सकते हैं कि ये हमारा स्टोरेज हो गया, ठीक है। ये इसको अगर इसको फर्दर डिवाइड किया जाए तो जो रिजर्वायर होता है इसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं एक सिंक बोलते हैं, एक को सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखे भी होंगे कि जैसे हमारा ये कोई एक इंजन है, हीट इंजन बोल देते हैं इसको, हीट इंजन है हमारा। तो ये ऐसा कुछ डायग्राम आप देखे भी होंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा ऊपर नीचे है, ये हमारा जो है, ये एक तरह से रिजर्वायर इस तरह इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम मान लेंगे। तो ये बहुत ज्यादा मतलब इसमें हीट स्टोरेज रहता है, वो आपको हीट देगा, तो हीट देगा इंजन को, तो यहां से वर्क प्रोड्यूस होगा। बट हम क्या बताएं कि यहां से क्यू अमाउंट ऑफ हीट आया, तो कोई भी इंजन होगा तो वो पूरा कन्वर्ट नहीं करता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यू मतलब ऐड किया जा रहा है यहाँ पे, और ये हमारा वर्क आउटपुट हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्यू रिजेक्ट हो रहा है, जो कि ये हमारा सराउंडिंग रहेगा सिस्टम पे। तो सराउंडिंग पे टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे रिजर्वायर को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सिंक आता है, एक सोर्स आता है, ठीक है। सिंक किसको बोलेंगे और सोर्स किसको बोलेंगे? जहां से आप हीट दे रहे हैं, मतलब जिसका टेम्परेचर हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे T1 का टेम्परेचर मान लेते हैं कि यहाँ कब क्या मतलब हीट को बताएं कि हाई से लो तक फ्लो करता है। जैसे यहाँ पे आपका कोई एक हीट है, ठीक है, कब फ्लो करेगा? जब आपका T1 ग्रेटर देन T2 होगा, मतलब यहां से ऐसे कुछ फ्लो करेगा। T1 अगर ग्रेटर देन T2 है तो अपने से फ्लो करेगा, T2 से T1 नहीं जाएगा। अगर हाई है तो लो तक जाता है, ठीक है। तो ये हमने पहले डिस्कस भी कर लिया है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे ये हम अभी थोड़ा सा साफ में इसको बनाए, तो ये हमारा मान लेते हैं ये T1 है, ये T2 है। अब देखिए यहाँ हम इसको मानते हैं कि T1 ग्रेटर देन T2 है, तो ये हम मान रहे हैं कि T1 ज्यादा है, तो यहाँ से आपका हीट निकलेगा। ये हमारा रिजर्वायर है, इसमें हीट स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हीट निकल रहा है, ये हमारा हीट इंजन है, यहाँ पे वर्क लिख देते हैं, वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और ये हमारा हीट रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे हीट ऐड कर रहे हैं सिस्टम को, ये हीट इंजन है और ये ऐड हो रहा है, ये रिजेक्ट हो मतलब ये वर्क मिल रहा है और ये हमारा रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं अभी कि ये हमारा सोर्स है। सोर्स किसको बोलेंगे? जो हाई टेम्परेचर पे होगा, जहां से हीट आप सिस्टम को देंगे। और यहाँ पे सिंक किसको बोलेंगे? जहां से हीट आपका रिजेक्ट होगा, जिसपे हीट रिजेक्ट होगा। देखिए यहाँ सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है, किस पे हो रहा है? सिंक वाले रिजर्वायर पे। तो ये हम बोल देंगे कि स्टोरेज है किसका? सिंक का। मतलब यहाँ से जो रिजेक्ट हो रहा है इसमें एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए हमने पहले बता दिया। एक और चीज है, हमने बताया था कि क्लोज साइकिल के लिए अब क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हीट इंजन पे हम इसको मान लेते हैं कि कुछ ऐसे क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इस तरह से जो हमने कल बताया था कि क्यू नेट इक्वल टू डब्ल्यू नेट, ठीक है। तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं, जो फर्स्ट लॉ हमने कल पढ़ा था, तो उसी चीज का यहाँ पे
उसी लॉ का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको लिखना रहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। हम क्या बताए थे कि अगर सिस्टम को हीट आ रहा है तो क्या लिखते हैं, पॉजिटिव का लिखते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव का क्यू ऐड हो गया। यहाँ पे अगर देखिए ये सिस्टम मान लेते हैं और क्लोज साइकिल मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया वो क्या हुआ, हीट ऐड हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्यू आर, मतलब यहां से हीट रिजेक्ट हो रहा है तो इसका क्या लिखेंगे, क्यू माइनस का लिखेंगे, क्यू आर लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए जो ऐड हो रहा है सिस्टम को प्लस लिखते हैं, जो रिजेक्ट हो रहा है वो माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे वर्क ऑब्टेन हो रहा है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन यहां से देखिए ये सिस्टम है हमारा, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू का पॉजिटिव में लिखेंगे। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो कुछ ऐसे होता, यहाँ पे वर्क ऐसे होता, इस पे सिस्टम पे कर रहा है, मतलब जो प्रोड्यूस ना हो के सिस्टम को मिल रहा है तब ये काम कर रहा है। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे निगेटिव हो जाता। बट फिजिक्स वाले टर्म में अगर हीट इंजन पढ़ेंगे तो वर्क हमारा देगा, ठीक है। तो ऐसा तो हम कोई डिवाइस बनाएंगे नहीं कि जो हमारा वर्क एब्जॉर्व करे। हम कुछ ऐसा डिवाइस बनाएंगे ना कि जो हम हीट दे रहे हैं वो हमारा वर्क प्रोड्यूस करे, तो उसको हीट इंजन बोलेंगे, ठीक है। हीट पंप पढ़ेंगे जहां पे आपका रेफ्रिजरेशन काम करता है, उसमें हीट रिक्वायरमेंट रहती है लो से हाई फ्लो कराने के लिए। तो वो अगला टर्म में आएगा तो वो चीज हम देख लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपका वर्क प्रोड्यूस होगा जिसके वजह से ये आपका पॉजिटिव होगा। तो ये आप ऐसे ये इक्वेशन एक तरह से बोल सकते हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हीट आया सिस्टम पे तो क्यू हो जाएगा, क्यू ऐड लिख दिए। यहाँ से सिस्टम से हीट जा रहा है तो क्यू माइनस लिख दिए, और जो प्रोड्यूस हो रहा है तो डब्ल्यू पॉजिटिव लिख दिए। अगर यही आपका रहता मतलब यहाँ पे वर्क दिया जा रहा है यहाँ पे तो क्या लिखते हैं, डब्ल्यू का निगेटिव। बट यहाँ पे हीट इंजन के लिए जब भी बात करेंगे तो वो हमेशा वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ठीक है। तो हीट इंजन एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि हीट इंजन क्या है हमारा, अगर पूछ लिया कभी ऑप्शन में तो क्या लिखेंगे इसको, वर्क हमारा प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ठीक है। एब्जॉर्बिंग अलग होता है, एब्जॉर्ब मतलब कि जो चीजें हम इसको वर्क दे रहे हैं तो एब्जॉर्बिंग बोलेंगे, और वर्क प्रोड्यूसर है तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है ये हमारा, ठीक है। तो ये चीज कॉमन थी, अब देख लेंगे अभी आपका अगले वाले मतलब अभी सॉल्व करेंगे तो ये सब सारी टर्म आएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है लिखा हुआ कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं कि इट इज एन इम्पॉसिबल, ठीक है, इट इज एन इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच वर्क ऑन ए सिंगल रिजर्वायर, ठीक है। तो अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि ये हमारा T1 है, ये हमारा कोई हीट इंजन है, ठीक है। यहां से हमारा Q दे रहे हैं, Q अमाउंट ऑफ ये वर्क प्रोड्यूस हो रहा, और कुछ हमारा यहाँ पे मान लेते Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ठीक है। ये हमारा इसको क्या बोलेंगे, ये सोर्स होगा जहां से हीट दे रहे हैं, ये सिंक होगा जहां पे आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। ये वर्क हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इंजन बनाना है तो ये सारी चीजें अनिवार्य है, ठीक है। आप मान लीजिए कि एक भी चीज हटा लीजिए, ठीक है, ये वाला सिस्टम हटा लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ हो गया, यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हैं, ठीक है, और ये आपका टोटल कन्वर्ट हो जा रहा है, और यहाँ पे Q2 का वैल्यू आपका 0 हो गया, और ये Q1 आपका क्या हो गया, Q1 ये, ठीक है। यहाँ पे हीट मतलब आप दे रहे हैं सिस्टम को, और ये डायरेक्टली का डायरेक्टली यहाँ पे W हो गया। तो मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं, अगर जो अभी फर्स्ट क्लास से देखे हैं कि अगर एनर्जी बैलेंस लिखें तो क्या लिखेंगे इस सिस्टम के लिए, मान लेते हैं ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट आया, ठीक है। यहाँ पे Q2 मतलब 0 हो गया, तो ये जो रिजेक्ट हो रहा है 0 हो गया, ठीक है, माइनस का 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, और कोई तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q1 इक्वल टू W हो गया, ठीक है। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या, हम क्या बताए थे, अगर कोई भी सिस्टम हो तो वो डायरेक्टली हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कुछ अमाउंट पे हीट रिजेक्ट होगा ही होगा, ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। अगर ऐसा कभी होगा कि Q1 आपका डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो गया तो ये सिस्टम कभी पॉसिबल है ही नहीं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम गलत है। तो वही इस चीज को आप देखिए, ये फॉर्मेट में लिखा है डिफिनेशन के फॉर्मेट में कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो बताया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच वर्क ऑन ए सिंगल रिजर्वायर। सिंगल रिजर्वायर मतलब रिजर्वायर किसको बोल रहे हैं, ये हमारा रिजर्वायर हो गया। अब देखिए ये हम रिजर्वायर यहाँ वाला हटा लेते हैं, ठीक है, इसको ये सेकेंड वाले रिजर्वायर को हटा लेते हैं। तो यही बोल रहा है कि ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कि एक ही रिजर्वायर से आप वर्क को प्रोड्यूस कर दे। मतलब क्या हो गया, एक तरह से जो Q1 आया आपका वर्क प्रोड्यूस हो गया, मतलब Q1 मतलब 50 जूल आपने दिया और 50 जूल आप वर्क हो गया, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी स्टेटमेंट को इस तरह फॉर्मेट में PMM1 बोलते हैं, हमने बताया भी था, परपेचुअल मोशन मशीन। अब यहाँ पे शायद 2 होगा, यहाँ पे शायद नहीं, मतलब होगा ही। PMM1 देखे थे कि क्या होता है, यहाँ पे ये PMM2 होगा, इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात थी।
अब देखिए ये जो चीजें हमने यहाँ पे 1 पढ़े हुए थे, यहाँ पे 2 है, तो ये ध्यान दे लेंगे, ठीक है। अब हमने ये चीजें अगर पढ़ ली है, ठीक है, तो इसके रिजल्ट में हमारा जो बनता है वो हीट इंजन बनता है, ठीक है, जो कि हमारा 2 रिजर्वायर पे काम करेगा, हीट आएगा और हीट रिजेक्ट होगा सिस्टम मतलब सराउंडिंग में, और क्यू मतलब डब्ल्यू अमाउंट ऑफ है वर्क हमारा प्रोड्यूस होगा। एक और टर्म यहां समझने वाली है कि इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी क्या होती है, यहाँ पे जो डब्ल्यू नेट होता है वर्क डन नेट और डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, इसी को हम इफिशियंसी बोलेंगे आज के बाद, ठीक है। तो जब भी आपका अगर इफिशियंसी दे दिया निकालने को तो क्या बोलेंगे यहाँ पे डब्ल्यू नेट अपान वर्क डन नेट अपान क्यू सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका इफिशियंसी देखें जो PMM2 बोले हैं अभी, तो यहाँ पे अगर इसका लगाएं तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, ये Q1 के बराबर हो गया, ठीक है। और ये क्यू सप्लाई मतलब ये जो सप्लाई हो रहा है, ठीक है, रिजेक्ट तो हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे Q1 के बराबर हो गया। तो ये देखिए इसका इफिशियंसी 1 हो गया। मतलब कभी आज मतलब पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि किसी का इफिशियंसी 100% इफिशियंट हो जाए। कोई भी इंजन हमारा कितना भी अच्छा हो इंजन, वो हमारा कभी भी 100% नहीं हो सकता। यहां तक कि जो हम अभी कार्नाट पढ़ेंगे, मतलब जो आप पढ़े होंगे कार्नाट इंजन, ठीक है, वो भी 100% नहीं होता, वो भी 100 से कम ही होता है, ठीक है। तो जब वो नहीं हो सकता तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को अगर रिजल्ट में देखा जाए तो हम एक नया टर्म यूज करते हैं जो हमारा हीट इंजन हो जाता है, जो हमने पहले ही भी पढ़ लिया है, तो उसका हम बस थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमने सारी चीजें हमने समझ लिया है हीट इंजन के बारे में, तो थोड़ा सा बस आप डायग्राम बस देख लो, उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। जैसे ये हमारा देख लिया कि हमारा सिंगल मतलब रिजर्वायर पे नहीं काम करेगा, ये हमारा सोर्स होता है, ये सिंक हो जाएगा, ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट ऐड किए हैं सिस्टम को, ये Q2 रिजेक्ट हो रहा है, और ये हमारा वर्क प्रोड्यूसर है, क्योंकि हीट इंजन क्या होता है, वर्क प्रोड्यूसिंग होता है, ठीक है। हीट पंप एक पढ़ेंगे जो कि हमारा वर्क मतलब पावर एब्जॉर्बिंग होता है, ये पावर प्रोड्यूसिंग होता है, वो पावर एब्जॉर्बिंग मतलब यहाँ पे इस तरह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू आप देंगे, यहाँ से ये इस वाले में आपका सिस्टम से निकल रहा है, ठीक है। तो ये वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें लिखना चाहे इफिशियंसी तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू नेट अपान वर्क डन नेट अपान मतलब यहाँ पे लिख देंगे हीट सप्लाई जो अभी अब देखे थे, ठीक है। अगर इसका हम लिखें मतलब एनर्जी बैलेंस करें तो Q1 लिख देंगे जो ऐड हो रहा है सिस्टम को, यहाँ पे Q2 रिजेक्ट हो रहा है, और ये आपका W हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू नेट को क्या लिख देंगे कि Q1 माइनस Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाई QS मतलब Q सप्लाई क्या हो रहा है, Q1 पे हो रहा है, तो ये आपका इस तरह से भी इफिशियंसी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया। मान लीजिए कि वर्क नेट पूछ दिया, वर्क डन नेट पूछ दिया, तो यहां से आप इस तरह मतलब ऐसे डिवाइड करके मतलब Q1 माइनस Q2 को यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे, तब भी इससे आ जाएगा, ठीक है। एक और टर्म डिफाइन करते हैं, इसको टेम्परेचर के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो अगर टेम्परेचर के टर्म में लिखना है तो हम हमेशा जनरली लिखते हैं, वो हमारा मैक्सिमम होता है जो कि हम कार्नाट के लिए लिखते हैं, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में दे ही दिया है कि अगर कोई मतलब मान लीजिए Q1 नहीं दिया, Q2 नहीं दिया, तब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको टेम्परेचर दिया रहेगा। अगर ये नहीं दिया है तब इसके बाद आप लगाएंगे तो लगाएंगे आप क्या, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। मतलब देखिए अगर इसी चीज को लिखा जाए टेम्परेचर के टर्म में, तो देखिए हीट सप्लाई किस पे हो रहा है, T1 टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है, और रिजेक्ट किस पे हो रहा है, T2 टेम्परेचर पे हो रहा है, और यहाँ पे हीट सप्लाई मतलब Q1, तो यहाँ पे T1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं दिया है, ठीक है, तभी हम लगाएंगे, नहीं तो ये हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हीट इंजन दिया है तो सबसे पहले देखेंगे Q1 Q2 दिया है क्या, अगर Q1 Q2 दिया है तब आप इफिशियंसी हमेशा इसी से लगाएंगे। अगर वो मतलब क्वेश्चन में दे ही दिया है कि आप T1 T2 से निकालिए, ठीक है, तब आप इसी को डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन आपके पास रहेगा ही नहीं, तो आपको निकालना तो है ही, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, तो आप इस चीज का मतलब इस टेम्परेचर वाले का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेंगे, ये एग्रीकल्चर में आया भी हुआ है, अभी हम सॉल्व करके देख भी लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो समझने वाली थी कि ये अगर Q1 Q2 नहीं दिया तो आप टेम्परेचर के टर्म में भी सॉल्व कर पाएंगे, और जो हम कार्नाट पढ़ेंगे, ठीक है, वो हमेशा टेम्परेचर के ही टर्म में पढ़ेंगे, भले ये दिया हो Q1 Q2, लेकिन हम जो सॉल्व करेंगे वो हमेशा इफिशियंसी क्या होगा, T1 और T2 को ही लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी मिलती है, तो वो हम अभी देख लेंगे कार्नाट वाले में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो इसी पे बेस्ड है। अब यहाँ पे दिया गया है कि एन आइडियल हीट इंजन, ठीक है। अब हीट इंजन दे दिया तो आप ऐसा कुछ बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा हीट इंजन इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपका 2 रिजर्वायर हो जाएगा, क्या बोलेंगे, एक T1 बोल देंगे, एक T2 बोल देंगे, यहाँ पे वर्क आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या दिया है, एग्जॉस्टिंग हीट, ठीक है। एग्जॉस्ट मतलब यहाँ
बाहर वाला सराउंडिंग वाला उसी को तो एग्जॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज और आप कीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप इसको केल्विन में चेंज कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो कभी होगा कि क्वेश्चन कभी सही हो जाएगा कभी गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा क्या करेंगे कि ये वाले चीज को, मतलब ये जो डिग्री सेल्सियस दिया इसको आप केल्विन में तुरंत चेंज कर लेंगे, इससे आपका 100% आंसर सही आएगा, नहीं तो कभी गलती से आपका गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 300 दे दिया, 300 केल्विन, ठीक है। अब क्या पूछा है कि हैज एन इफिशियंसी आप है 25%, ठीक है, तो इफिशियंसी आपका 25% दे दिया, मतलब 0.25, ठीक है। तो अगर इसको लिखना चाहे तो 1/4 लिख देंगे 25। और हमने क्या बताया था कि वर्क डन, मतलब इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन नेट अपॉन हीट सप्लाई हो जाता है, ठीक है। यही तो हमने बेसिक पढ़ा है। ये जो हमने पढ़ा है ये वाला चैप्टर जो हम अभी मतलब फर्स्ट वाले में देखे थे, तो वहां पे भी ये सारी चीजें अप्लीकेबल है, वर्क डन वाला, ठीक है। अगर उसमें भी पूछता है एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे तो यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। तो वहां से भी देख सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं जो आया हुआ है। तो देखिए 1/4 इक्वल टू डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू एस। पूछा क्या है कि आपका यहाँ पे पूछा है कि इट टेक हीट एट, मतलब यहाँ पे जो हीट ले रहा है ये सिस्टम जो हमारा हीट ले रहा है उसका टेम्परेचर पूछा है, ठीक है। एग्जॉस्ट वाले का तो दे ही दिया है 300 केल्विन, ठीक है। और इसका पूछा है टेम्परेचर क्या हो जाए, क्या होगा जो सिस्टम को हीट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए Q1 Q2 वाले टर्म में नहीं दिया, अगर इसको लिखे तो Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। तो अगर इसको लिखे क्या लिखेंगे, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 लिख देंगे। जैसे वर्क डन हो जाता है यहाँ पे, अभी देखे थे जो एनर्जी वाला लगा के, तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बाई Q1। अब यहाँ पे ये सारे टर्म तो दिए ही नहीं है, तो यहाँ से नहीं निकलेगा। और पूछा भी टेम्परेचर में, तो आप क्या लिखेंगे, अब ये वाला आपका नहीं होगा, तो यहाँ पे T1 माइनस T2 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई T1 लिख देंगे, ठीक है। आपको निकालना क्या है, T1 का टेम्परेचर निकालना है और T2 दिया हुआ है, तो ये सिंपल है, आप निकाल लेंगे यहाँ से। चलिए देख लेते हैं कि अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं, T2/T1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस साइड भेजते हैं और 1/4 को दूसरे साइड, तो T2/T1 हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, T1 का वैल्यू, तो T1 हो जाएगा 4/3 T2, ठीक है। तो यहाँ पे T2 का वैल्यू कितना निकाले थे अभी 300, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, ये देखिए 400 केल्विन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 400 केल्विन में आएगा और इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, -273 कर देंगे, तो 173, यहाँ पे 127 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको केल्विन में चेंज कर देना है, क्योंकि अगर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कभी सही हो कभी गलत हो, तो उसका भी रीजन है, तो वो हम नहीं देख रहे हैं, अगर चाहिए तो हम बता देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं वैसे, जैसे यहाँ पे अगर आप डिग्री सेल्सियस में सॉल्व करेंगे तो यहाँ वाला चीज तो सही हो जाएगा, बट यहाँ पे ये एब्सोल्यूट टर्म है, तो यहाँ पे केल्विन आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, यहाँ पे केल्विन, तो ऐसे नहीं ना होगा। आप लिखना है तो आप केल्विन में ही लिखेंगे या डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे, ठीक है। तो इसके वजह से गलत हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। अगर देखेंगे Q1 Q2 नहीं दिया तो यहाँ पे टेम्परेचर ही पूछा था, तो यहाँ पे टेम्परेचर से निकाल लेंगे आपका टेम्परेचर कितना होगा। तो चलिए अब कुछ और टर्म देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमने ये जो पढ़ा है हीट इंजन, ठीक है, ये हमने हीट इंजन पढ़ लिया है। यहाँ पे आपका T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये हीट इंजन, यहाँ पे Q1 बोले थे, यहाँ पे W अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब ये मतलब इंजन दिया है, और Q2 हमारा रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हीट इंजन में कुछ होता नहीं है, ये जो हमारा इफिशियंसी वाला था टर्म, ये हम लिखते थे Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, तो ये वाला टर्म नहीं लिखेंगे, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाता है किस पे, ये डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा नहीं लिखेंगे और ये हमेशा अप्लाई करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है इसमें यही सिंपल चीजें होगी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया है कि वर्क डन क्या होगा, तो ये चीजें तो होंगी, वर्क डन बाई क्यू सप्लाई, तो यहाँ पे इस वाले फार्मूला को यूज कर देंगे। बट इफिशियंसी निकालने के लिए कभी भी ये Q1 माइनस Q2 वाला यूज नहीं करेंगे, भले ही दिया हो। मान लीजिए कि वर्क डन दिया हो क्वेश्चन में और Q1 भी दिया हो, तो अगर टेम्परेचर दिया तो आप हमेशा इस वाले केस में क्या करेंगे, टेम्परेचर से निकालेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया है तब तो बाई द वे, मतलब जैसे आप अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो क्या करेंगे, तो ये आपको वर्क डन वाला लेना पड़ेगा। देखिए जस्ट अपोजिट है, हमने क्या बताया था हीट इंजन में, पहले आपको किससे सॉल्व करना, वर्क डन अपॉन क्यू, मतलब Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 से सॉल्व करना। उसके बाद अगर नहीं दिया है तो आप लगाएंगे T1 माइनस T2। बट अगर यहाँ पे करनाट वाले की बात करें तो यहाँ पे T1 माइनस T2 से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर नहीं दिया है, ठीक है,
तब आप लगाएंगे ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट है इसका, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसका भी एक रीजन है कि हम एक जैसे रिफरेंस मानते हैं कि जो कार्नाट इंजन है वो हमेशा मैक्सिमम इफिशियंट होगा। मतलब अगर किसी भी इंजन का इफिशियंसी जो सबसे मैक्सिमम बोला जाए तो वो कार्नाट का ही होता है, ठीक है। तो हम एक रिफरेंस मानते हैं इसको, ये आइडियल है साइकिल, ठीक है, ये आइडियल इंजन है, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम मानते हैं कि हाँ इसको रेफरेंस लेके कि जैसे हमारा हीट इंजन है इसे पता चल जाता है कि कितना एफिशिएंट है। जैसे मान लीजिए हीट इंजन का एफिशिएंसी आ गया 50%, ठीक है। अब मान लीजिए एफिशिएंसी आप पे कार्नाट इंजन आ गया, ठीक है, कार्नाट इंजन का आपका आ गया 60%, तो हम मान लेंगे कि ये थोड़ा सा मतलब अच्छा है, जैसे ये 60% मैक्सिमम है बट इससे अप्रोच कर रहा है 50 है। बट अब मान लीजिए कि हीट इंजन का एफिशिएंसी आ गया 60 और यहाँ पे कार्नाट इंजन का एफिशिएंसी आ गया 50, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। जो मैक्सिमम होगा वो कार्नाट इंजन का ही होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हीट इंजन का आपका 60 हो गया और कार्नाट इंजन का पॉसिबल हो गया। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन में मिल जाता है, मान लीजिए कंपेयर करने के लिए आ गया, तो कभी भी आ गया तो आप लिख देंगे कि ऐसा डिवाइस कभी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन में रहता है ये ऑप्शन कि डिवाइस नॉट पॉसिबल, तो ऐसे ऑप्शन को आप इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिवाइस नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह सॉल्व करेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे हीट इंजन का, अगर ज्यादा आ जाता है कार्नाट वाले से, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि ऐसा कभी डिवाइस पॉसिबल ही नहीं है, अगर मैक्सिमम आना है तो कार्नाट का ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह इसको शो करते हैं, पीवी डायग्राम पे इसका डायग्राम होता है, ये देखिए कुछ ऐसे रहता है, ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब कि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। हम जब ग्राफ वाला एक वीडियो देखेंगे ग्राफ पे, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ जेई में, तो मतलब बन जाता है कि क्वेश्चन इसमें भी आने का चांस, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे, तो वहां पे आपका एक बार और डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ के लिए अगर पूछ देता है कि कितना प्रोसेसेज होते हैं, तो आप बताएंगे 4 प्रोसेसेज होते हैं, ठीक है। इसको हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पे कंप्रेस कर रहा है, तो जब कंप्रेस कोई भी चीज करेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको ही कंप्रेस कर दिया जाएगा, ठीक है, तो कंप्रेस करेंगे तो आपका टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो आपके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वैसे ही अगर समझना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन क्या है, यहाँ पे 1 से 2, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है आइसोथर्मल, मतलब आइसोथर्मल क्या बताते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ 2 से 3 हो रहा है और एक्सपेंड हो रहा है। तो ये देखिए एक्सपेंड भी हो रहा है, और आपका एक्सपेंड के लिए क्या बताते थे, वॉल्यूम आपका बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीवी डायग्राम से कि यहाँ 2 से 3 जा रहे हैं, तो ये आपका बढ़ रहा है, ठीक है। अब 3 से 4 जाएंगे तो फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, तो जब एक्सपेंड करेगा तो टेम्परेचर आपका कम होगा। तो देखिए यहाँ पे T3 था, फिर T4 हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है आइसोथर्मल। तो यहाँ पे अगर बोलना चाहे तो कार्नाट इंजन में कितना प्रोसेस होते हैं, तो 2 आइसेंट्रोपिक होते हैं और 2 आइसोथर्मल, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर वाले 2 प्रोसेस होते हैं। और आइसेंट्रोपिक को बोलते हैं एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहें कभी क्वेश्चन में आ सकता है, इसके जगह पे और क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख लेंगे, ठीक है। एडियाबेटिक वाले प्रोसेस के लिए क्या बताते हैं, पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और हीट हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है एडियाबेटिक में, ठीक है। तो ये चीज थी जो हमको देखना था। अब यहाँ पे कुछ टर्म यहाँ पे यूज कर लिए, मतलब इंपॉर्टेंट टर्म जो आप याद कर सकते हैं या समझ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल प्रोसेसेज आर रिवर्सिबल, तो ये अनिवार्य है, अगर आपको मैक्सिमम इफिशियंसी पाना है तो रिवर्सिबल ही करेंगे। अगर इरिवर्सिबल है तो मान लीजिए फ्रिक्शन आएगा, तो उसके वजह से आपका एफिशिएंसी कम होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस प्रोसेसेज को, सारे जो प्रोसेसेज हैं ये चारों हमने पढ़े हैं वो क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे, जिसके वजह से आपका इफिशियंसी भी मैक्सिमम आएगा और के कंपेयर में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि नीटा, ये मतलब इफिशियंसी हम लिखें यहाँ पे, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रिवर्सिबल साइकिल का जो इफिशियंसी होता है वो हमेशा मैक्सिमम होगा और के कंपेयर में। तो वही चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ा है, वही यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया है, ठीक है। अब एक और लिखा है कि इफिशियंसी या फिर रिवर्सिबल साइकिल, मतलब यहाँ एक तरह से बोला जाए तो कार्नाट साइकिल को ही रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मतलब इफिशियंसी ऑफ ए कार्नाट या रिवर्सिबल साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम, मतलब ये जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा, ओनली ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। ये जैसे मान लीजिए कि आप हीलियम यूज कर रहे हैं या आर्गन यूज कर रहे हैं गैस की तरह, तो ये आप पे डिपेंडेंट नहीं करेगा। अगर पूछ लिया कि हीलियम का इफिशियंसी, मतलब हीलियम इफिशियंसी पूछ दिया और आर्गन का पूछेगा तो क्या होगा, तो दोनों का सेम ही हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप एक ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे 4th में वही बताया कि डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर, तो ये क्या करता है, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है 2 और आने का चांसेस भी है।
अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बीएससी मैथ में आया था और सिमिलर क्वेश्चन एग्रीकल्चर में आया था जो अभी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। वहां पे क्या मतलब चेंज था, यहाँ पे कार्नाट दिया, वहां पे क्या था, हीट इंजन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए टेम्परेचर से ही ये हम क्या बताए थे कि आप इसको लिखेंगे T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। ये आप फर्स्ट प्रायोरिटी टेम्परेचर वाले को देंगे। अगर कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। इफिशियंसी यहाँ पे कार्नाट इंजन, देखिए यहाँ पे कार्नाट इंजन दिया है कि 25 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 जो अभी पिछले में लिखे थे। फिर क्या पूछा है, टेम्परेचर यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे देखिए सोर्स का दिया हुआ है, वहां पे सिंक का दिया था, यहाँ पे सोर्स का दिया था। तो हो सकता है उसका नाम अलग अलग टर्म में यूज कर ले, इंग्लिश में ही थोड़ा सा इधर उधर करता है, बट हम समझ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर डायग्राम बनाना चाहे तो इसका बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा T1 हो जाएगा, ये हमारा T2 हो जाएगा, ये हमारा टेम्परेचर दिया गया है। तो इसको केल्विन में सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा T1 से मतलब ही नहीं है अगर ये चीज दिया हुआ है कार्नाट के लिए, तो यहाँ पे कार्नाट इंजन लिख देंगे। यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, टेम्परेचर, यहाँ पे सिंक क्या पूछा है, तो यहाँ पे आप इस तरह लिख देंगे फॉर्मूला T1/T2 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है। यहाँ पे 600 केल्विन दिया है T1 का और T2 निकालना है, तो यहाँ पे 600 डिवाइडेड बाई मतलब 600 माइनस T डिवाइडेड बाई आपका 600 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको 600 को उधर कर दें, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 600 माइनस T हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 6 हो गया, यहाँ पे 600 माइनस 25 गुणे 6, ठीक है। तो 2500 मतलब 150 हो गया, 150। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 450 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये चीजें आ रही हैं, क्या आ रही हैं, केल्विन में आ रही हैं। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए ऑप्शन भी नहीं मैच कर रहा है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको क्या करना है, केल्विन में, अरे सॉरी यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो आप 273 आपका सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे करेंगे तो 7 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 177 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सी मैच कर रहा है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 177। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरह सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कार्नाट इंजन पे है, ठीक है, एग्रीकल्चर 2019 में आया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत जल्दी से। यहाँ पे क्या बताए थे, कार्नाट दिया था T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 लिखेंगे, ठीक है। इससे इफिशियंसी निकालेंगे, अगर नहीं दिया है तो किससे निकालेंगे, इसके बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज कर देते हैं, ठीक है। इसमें पूछा क्या है कि आपको क्या निकालना है, वर्क डन पूछा है। तो ये चीज पूछा है तो आपको तो इक्वेट करना ही पड़ेगा बाय द इंजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बताए थे, इसको केल्विन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 273 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसका डिफरेंस लेंगे तो 100 हो गया। आप डायरेक्ट लिख रहे हैं इस चीज को, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाई T1 हो जाएगा। T1 क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम रहता है उसी को, तो हीट मतलब सिंक वाला ये T1 रहता है जो मैक्सिमम रहता है, तब 500 हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन पूछा है और कुछ दिया है कि ये जो कार्नाट है वो एब्जॉर्ब कर रहा है कितना हीट, 10⁴। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10⁴ डिवाइडेड बाई 5, तो मतलब 2 हो गया, यहाँ पे 2000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप सिंपली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और देखिए इनऑर्गेनिक हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, बट कुछ चैप्टर हैं जो आसान है, पहले उसको कर लेते हैं जिससे कि आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाए, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक बहुत बड़ा होगा क्योंकि हम बेसिक से ही देखेंगे, इसलिए उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी करा रहे हैं आप एक बार देख लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलता है, तो हम और वीडियो अच्छा आपके लिए लाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में यही तक।